बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में आज का टॉपिक है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी इसे कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम बिग ओमेगा, बिग थीटा, बिग ओ को देखेंगे कि ये क्या है। एक्चुअली आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आप यूँ समझ लें कि सारा ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है, ये इसी लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है जी। अगर एक नज़र आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हमने पहले देख ली थी। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ये आपका टॉपिक है जो हम आज देखेंगे, और इसमें बिग ओ नोटेशन जो यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है। ये दो टॉपिक्स हैं बेसिकली कोर्स आउटलाइन के, लेकिन बिग ओ के अलावा नोटेशंस एक्चुअली दो और भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बिग ओ के अलावा बिग थीटा, बिग ओमेगा, और साथ कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम स्टार्ट करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, सम टाइम देर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बड़ी कॉमन सी बात है, ये पहले भी डिस्कशन हो चुकी कि अगर हमने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना, जैसे बेशुमार पाथ हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं, बाय रोड, ठीक है जी, बाय वाटर यानी कि सी वगैरह, समंदर से, दरिया से, बाय प्लेन। इसी तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई एक तरीके हो सकते हैं। वी नीड टू लर्न हाउ टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंड चूज द बेस्ट वन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब जब तरीके ज़्यादा हैं तो हमें उनमें से द बेस्ट चूज करना होता है ना। हमें यह देखना होता है कि बेहतरीन कौन सा है। ठीक है, तो वो बेहतरीन कंपैरिजन के बाद ही पता चलेगा, कि विदाउट कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, हम उसको किस तरह से जानेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है। तो ये आज का लेक्चर इसी बारे में है। While analyzing an algorithm, we mostly consider time complexity and space complexity। तो एल्गोरिदम के साथ टाइम भी इन्वॉल्व है कि कितना टाइम लेगा एल्गोरिदम, ठीक है जी, और वो स्पेस कितनी कंज्यूम करेगा। ये दो चीज़ें एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड हैं। Time complexity of an algorithm quantifies the amount of time taken by an algorithm to run as a function of the length of the input। अब इससे मुराद, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद यह कि हम क्वांटिफाई करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ टाइम जितना किसी एल्गोरिदम के चलने में एल्गोरिदम लेता है, रन एज अ फंक्शन, और लेंथ ऑफ द इनपुट। ये चीज़ें दो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हर एल्गोरिदम के चलने का जो स्टाइल होगा वो कोई फंक्शन के साथ मैच कर रहा होगा, मैथमेटिकल फंक्शंस हम ये आगे चल के पढ़ेंगे। और साथ लेंथ ऑफ द इनपुट, यानी कि हर एल्गोरिदम में जो लेंथ ऑफ इनपुट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ इनपुट के हिसाब से हमने उसका टाइम कैलकुलेट करना होता है जो कोई एल्गोरिदम चलने में, मुकम्मल होने में कंज्यूम करता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम क्वांटिफाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय एल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। अब किसी भी एल्गोरिदम में लेंथ ऑफ इनपुट वेरी कर सकती है ना। एल्गोरिदम सेम है, उसमें इनपुट की तादाद डिफरेंट हो सकती है। सेम एल्गोरिदम में इनपुट की तादाद 100 है, और फिर वही एल्गोरिदम में इनपुट की तादाद आपकी 1 मिलियन हो जाती है। तो इट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ द इनपुट। As we should use an efficient data structure or algorithm taking less time to execute। अब डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, तो हमें ये एफिशिएंट एल्गोरिदम या डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। बट व्हाट वी रियली वांट टू नाउ इज़ हाउ लॉन्ग दीज एल्गोरिदम टेक। ठीक है, उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी।
asymptotic analysis of an algorithm refers to the calculating running time of an algorithm in mathematical unit of computation. तो इसी को, ये जो आपका रनिंग टाइम ऑफ एनी एल्गोरिदम है, इसी रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम को हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं. ठीक है. अब इसका जो एनालिसिस किया जाता है, जो इसकी क्वांटिफिकेशन, जो इसको मेजर किया जाता है, वो मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन में किया जाता है. मैथमेटिकली हम उसको मेजर करते हैं, जैसे प्रीवियस भी आया इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. So the running time of an algorithm depends on how long it takes a computer to run the lines of code of the algorithm, and that depends on the speed of computer, programming language, and the compiler that translates the program from the programming language into code that runs directly on the computer, among other factors. तो बाकी फैक्टर्स के अलावा ये भी फैक्टर हैं कि आपका कंप्यूटर की स्पीड क्या है, वो i7 है, i3 है, जनरेशन कौन सी है, या क्या उसकी CPU की स्पीड क्या है, और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और कंपाइलर भी उसमें रोल प्ले करता है जो कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. ठीक है जी. तो व्हाट डज इट मीन, जब हम किसी भी एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ें हमें स्टैटिक कंसिडर करना पड़ेंगी. ऑल दीज थिंग्स वी शुड कंसिडर, ऑल दीज थिंग्स स्टैटिक. कौन कौन सी? स्पीड ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर. ठीक है. हम एल्गोरिदम को ट्रूली मैथमेटिकल फंक्शन की फॉर्म में यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन उसका कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे. यूजिंग asymptotic analysis we can very well conclude the best case, average case and worst case scenario of an algorithm. अब ये चीज़ें, ये तीन जो टर्म्स हैं, ये स्टूडेंट्स इनके बारे में कंफ्यूज होते हैं. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेस्ट केस को हम बिग ओमेगा कहते हैं, और एवरेज केस को बिग थीटा कहते हैं, और वर्स्ट केस को बिग ओ कहते हैं. अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा. ये हमारा कोर्स अभी नया नया शुरू हुआ. मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम ये तो 15 लेक्चर्स में ये कोर्स अपना फिनिश कर देंगे, या 12 लेक्चर्स में फिनिश कर देंगे. ठीक है जी. तो ये यू कैन से दिस इज़ द बेस्ट केस. और वर्स्ट केस क्या है? मैं कहता हूँ अगर बड़ा ही लंबा खिंचा ना ये कोर्स, बड़ा ही ज़्यादा टाइम लगा, तो ये 24 लेक्चर्स से ऊपर नहीं जाएगा. मैक्सिमम 24 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएगा. अब मैक्सिमम 24 का मतलब क्या है? चाहे 22 में हो जाए, चाहे 23 में हो जाए. तो ये जो है ना, मैंने कहा कि मैक्सिमम 24 लेक्चर में मुकम्मल होगा. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू वर्स्ट केस, बिग ओ. इस तरह के सिनेरियो को हम जब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इसका करना चाहते हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को बताना चाहते हैं, फिर हम बिग ओ यूज़ करते हैं. दोबारा सुने कि ये कोर्स ज़्यादा भी अगर लंबा चला तो 24 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है जी. एक और एग्जांपल से समझ लें. अच्छा, ये बिग ओ हो गया वर्स्ट केस, बिग ओमेगा हो गया बेस्ट केस. एवरेज केस क्या है? मैं कहता हूं कि ये आपका जो कोर्स है ना, ये कम अज़ कम 12 लेक्चर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 24 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा. तो ये इसका एवरेज केस है. ठीक है. एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. यू कैन से इट्स माय फेवरेट एग्जांपल. आपने ट्रिप पे जाना है. ठीक है. आपके फादर आपसे पूछते हैं जी कितना एक्सपेंस आएगा. आप कहते हैं जी सिर्फ 5,000 रुपया, 5,000 आएगा. ठीक है जी. कोशिश करूँगा मैं 5,000 में सारा एक्सपेंस हो जाए. इतना कॉलेज वालों ने कहा है, इतना ये खाने पीने का, और 5,000 में हम फिनिश कर देंगे. ठीक है जी. लेकिन जब आप ट्रिप पे जाते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई और इशू, तो वो एक्सपेंस आपका बढ़ जाता है. ऐसा ही हो सकता है ना ऐसा. अच्छा, फिर दूसरा केस क्या है जी? आप कहते हो, वाला साहब पूछते हैं, आप कहते हो जी इतना कॉलेज कह रहा है, इतना मेरा कोई एक्सपेंस अपना हो जाएगा, कोई चीज़ें,
कोई शॉपिंग भी करनी पड़ सकती है, कोई चीज़ वहाँ से परचेज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आप कहते हो जी मैक्सिमम 15,000 लगेगा, ये है वर्स्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस। तो एवरेज केस क्या है, आप कहते हो जी 10 से लेके 12-13 हज़ार, ये एवरेज केस है, इसके दरमियान में कोई एक्सपेंस आएगा। तो वैसे आपको मैं ये बता दूं कि आम तौर पे हम वर्स्ट केस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वर्स्ट केस में इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हम इसलिए होते हैं कि हमें अगर अपर बाउंड बता दिया जाए ना, अपर बाउंड, तो फिर हम सोचते हैं मेंटली, ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी इतना ही है ना। अगर आपको बेस्ट केस बताया जाए, एक और सेंस में ज़रा सुनिएगा, आपके वालिद साहब कहते हैं जी कितने पैसे लगेंगे, आप कहते हो जी कम अज़ कम 5,000, ये एक्चुअली है बेस्ट केस। आप कहते हो कम अज़ कम 5 लगना है। अब कम अज़ कम 5 को अगर आप ट्रांसलेट करो तो कम अज़ कम 5 यानी कि इससे ज़्यादा लगेगा ना, तो कम अज़ कम 5 हो सकता है 50,000 लग जाए, ठीक है, चाहे 50,000 लग जाए। आपके वाला साहब कहें 50,000, आप कहेंगे जी मैंने तो कम अज़ कम बोला था ना। लेकिन जब आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, फिर वाला साहब को तसल्ली होगी चलो 15 से कुछ भी ना अगर बचा, अगर 14 लाख गया, 14.5 लाख गया, पूरा 15 भी लाख गया, चलो ठीक है। तो वर्स्ट केस इसलिए इंटरेस्टेड हम इसमें होते हैं। अगर आप अपने आप को अपने वाला साहब की जगह पर रख के देखें, अगर आपको ये कहा जाए कि जी कम अज़ कम 5 लगना है, तो आपके जहन में तो ये बात आएगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, बेस्ट केस इस तरह से कहते हैं कि अगर वो उतना ही लगा फिर तो बेस्ट है ना। अगर वो लगा ही 5, कम अज़ कम 5, चलो 5,000, 10 रुपये, 5,000, 5100 रुपये लग गया, 5,100 रुपया लग गया, तो इस सेंस में बेस्ट केस है कि अगर बड़े हालात साजगार रहे, अगर सारा कुछ बेस्ट चला, तो ये बेस्ट केस इस सेंस में। अगर कोई प्रॉब्लम्स आई, अगर कहीं पे हमें बाहर से खाना पड़ गया, कहीं पे कोई शॉपिंग करनी पड़ गई, मुझे कोई चीज़ परचेज करना पड़ गई, तो वो वर्स्ट केस, वो इफ़ एंड बट आ जाते हैं उसमें, वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस वो होता है कोई हर्डल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी हम बिग ओमेगा के रेफरेंस में बिग ओमेगा को यूज़ करते हुए हम अपने कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं, कभी हम बिग थीटा को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, और कभी हम वर्स्ट केस बिग ओ को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं। द रनिंग टाइम टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, ये हम पहले भी आपको बताया। रनिंग टाइम आपका इनपुट के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर इनपुट का साइज आपका एक्सट्रीमली लार्ज है तो फिर उसका रनिंग टाइम चेंज हो सकता है। हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, नाउ इट इज द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। Suppose we have an array of 5 elements, just 5 elements, and we want to add a new element at the beginning. We have to shift each element towards right, and suppose each element takes 1 unit of time. ठीक है, 5 एलिमेंट्स की अरे है, फिलहाल हम शुरू पे एक एलिमेंट नया एंटर करना चाहते हैं, तो हमें के सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे। जो 5वां एलिमेंट है उसको 6th प्लेस पे, चौथे को 5th प्लेस पे, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप चेयर्स से ले सकते हो। चेयर्स अगर पड़ी हैं, 5 चेयर्स पे स्टूडेंट बैठे हैं, एक आपका मतलब स्टार्टिंग, कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे आप एंड पे नहीं जा सकते, शुरू पे ही आप बैठ सकते हो, ठीक है, तो बाकी को फिर आगे शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये उसी तरह से आप अरे को समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, देयर आर 5 एलिमेंट्स, सो 5 यूनिट्स ऑफ टाइम वुड बी टेकन टू शिफ्ट दीज 5 एलिमेंट्स टू देयर राइट साइड, ठीक है जी। सपोज देयर आर 1000 एलिमेंट्स इन एन अरे, देन इट टेक्स 1000 यूनिट्स ऑफ टाइम टू शिफ्ट। बात समझ आई? It concludes that time complexity depends upon the input size. अगर 5 एलिमेंट्स थे तो 5 यूनिट टाइम आपको लगे, अगर 1000 एलिमेंट्स थे तो 1000 यूनिट टाइम आपको लगे, ठीक है।
तो आपका इनपुट मैटर करता है इसमें। Therefore, if the input size is n, then f of n is a function of n that denotes the time complexity. So now we know that n or input size is important one. How to calculate f of n? Calculating the value of f of n for smaller programs is easy, but for the bigger program it is not that easy. We can compare the data structure by comparing their f of n values. ठीक है जी, हमें डाटा स्ट्रक्चर को भी कंपेयर करना पड़ता है वैल्यूज के साथ साथ। वी विल फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ एफ ऑफ एन, बिकॉज ग्रोथ रेट क्यों कहते हैं जी, कि आपकी इनपुट्स ग्रो कर रही हैं, तो उसका हमने ग्रोथ रेट देखना होता है कि वो कैसे कैसे कम इनपुट पे, ज़्यादा इनपुट पे, सिंगल इनपुट पे, 2 इनपुट पे, 3 इनपुट डाटा पे एंड सो ऑन। बिकॉज देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वन डाटा स्ट्रक्चर for a smaller input size is better than the other, but one not for the larger sizes. ठीक है जी, अगर दो आपके पास डाटा स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट, उनमें से एक डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि कम इनपुट्स के साथ बड़ा एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनपुट ज़्यादा होती हैं तो आपका सिस्टम बैठ जाता है, वो ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। जबकि दूसरा आपका मतलब डाटा स्ट्रक्चर है वो कम इनपुट पे तो माइट भी पॉसिबल वो ज़्यादा टाइम लेता हो, लेकिन जैसे उसकी इनपुट्स बढ़ती हैं तो उसकी परफॉर्मेंस वो रीज़नेबल टाइम लेना शुरू कर देता है। इसकी अगर आप रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेना चाहो तो मैं बड़ी कॉमन सी बात है, मैं आपको ये यानी कि बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आप पुराने चलते थे एक प्रिंटर हमारे, ये कलर प्रिंटर क्या कहते हैं उसको, इंकजेट प्रिंटर्स, उनकी जो इनिशियल कॉस्ट थी वो बड़ी कम थी, इनिशियल कॉस्ट कम थी लेकिन उनकी रनिंग कॉस्ट बड़ी ज़्यादा थी। एक जो उसका वो जो टोनर था इंक वाला, वो फिल होने पे 400-500 रुपया लगता था और वो 200-300 पेजेस निकालता था। और मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक़्त ये प्रिंटर 4000 का आ जाता था, ठीक है। इसके मुकाबले में जो था लेज़र प्रिंटर वो 8-10 हज़ार का आता था, लेकिन उसका जो एक टोनर था वो 400-500 का फिल होता था और 500-800-1000 पेजेस निकल आते थे, ठीक है। तो इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो सो दैट यू हैव टू एनालाइज growth rate of your algorithm, growth rate of your data structure. Let's look at a simple example. अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन, और एज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, तो उसमें आपने पढ़े होंगे फंक्शंस। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 5n² + 6n + 12, ठीक है जी। और इसको हम देखते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम देखना, एनालाइज करना है, हमने इसको ऑब्जर्व करना है, इसका ग्रोथ रेट हमने ऑब्जर्व करना है। अब इस फंक्शन में देखें हमारे पास 3 पोर्शन बन रहे हैं, कौन से, 5n², 6n + 12, ठीक है जी। वेयर n इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड एंड इट डिपेंड्स on the size of the input when n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो जब हम n1 को देखेंगे, फिर n2, n3, n4, n5 देखेंगे, तो हम इसका ग्रोथ रेट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? ग्रोथ रेट। जैसे जैसे इसका इनपुट साइज बढ़ता है तो इसका बिहेवियर क्या आता है, ये है इसका ग्रोथ रेट। सो यू कैन सी हेयर वैल्यू ऑफ n, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो 5n² n का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 5 × 1 5 आ गया। 6n की वैल्यू क्या आ गई, 6 × 1 6 आ गया, और 12 वैसे का वैसे। अभी जब इनपुट 1 थी तो सबसे ज्यादा शेयर इस पोर्शन का है 12, इस पोर्शन का कम है, इस पोर्शन का सबसे कम। वैल्यू हो गई 2, ठीक है जी। 2² 4, 4 × 5 20, 6 × n 12, और वो तीसरा जो पोर्शन था वो एज इट इज 12 रहा। आगे चलें, जब वैल्यू 3 हो गई
तो जब n की वैल्यू 3 हो गई, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 6 18 और 12 वैसे का वैसे। ठीक है जी। अगर 4 हो जाती है वैल्यू तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80 हो गया, 6 इंटू n 24 और 12 वैसे का वैसे। 5 इंटू 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 125। तो ये आप देखें जैसे जैसे हमारा ये फंक्शन ग्रो कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा हमें लग रही है, इसका शेयर ज्यादा हमें फील हो रहा है कि ये पूरे मतलब फंक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब ये एक और आपको एस्पेक्ट बताने लगा हूं, ग्रोथ रेट के साथ आपका मेजर पोर्शन ऑफ फंक्शन जिसके ऊपर हमने फोकस करना होता है। ठीक है जी। और द फंक्शन हैज 3 पार्ट्स, जैसे आपको मैंने अभी बताया। नाउ वी विल लुक फॉर द शेयर ऑफ ईच पार्ट इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द फंक्शन। तो ये आप देखें, जब वैल्यू 1 थी तो 5n स्क्वायर का शेयर 21% था, 6n का शेयर 26% था और 12 का शेयर 52% शेयर था। बट एज सुन एज फंक्शन गेट्स ग्रोइंग, यू कैन सी इक्वेशन चेंज हो रही है। वैल्यू 2 पे 5n स्क्वायर का शेयर 45% हो गया, बाकी दोनों का 27। 3 पे बढ़ गया और 4 पे, 5 पे देखें, 5 पे 5n स्क्वायर का जो शेयर है वो 74% हो गया और 6n का 17% और 12 का 7%। इवन अप्रोक्सीमेटली जब ये जो इनपुट है आपकी वो थाउजेंड्स में जाएगी तो 99%, 99.9% जो शेयर है वो 5n स्क्वायर वाले पोर्शन का हो जाएगा। 6n और 12 आपके वो किसी गिनती में ही नहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो हमने अपने फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना होता है। ये बात भी आपने समझ ली। ठीक है। एज वी हैव ऑब्जर्व दैट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, the running time of 5n square increases while the running time of 6n plus 12 also decreases. ठीक है जी। It also observed that for larger values of n, the secured term consumes almost 99% of the time. ठीक है जी। As the n square term is contributing most of the time, so we can eliminate the rest 2 terms. Right? Got it? Therefore, the actual complexity for f of n is equal to 5n square. बाकी 6n और 12 प्लस 6n प्लस 12 उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज फंक्शन एज अ ग्रोइंग। जब वो ग्रो करता है फिर क्या होता है, तो ग्रोइंग में हमने देखा कि 5n स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट है, बाकियों की तो इंपॉर्टेंस वो खत्म होती चली जा रही थी। Here we are getting the approximate time complexity whose result is very close to the actual result. जब हमारे पास इनपुट थाउजेंड्स में जाएगी, 20,000 40,000, तो फिर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी तकरीबन वही कॉम्प्लेक्सिटी पूरे फंक्शन की होगी। बाकी पोर्शन को शामिल करें ना करें एक बात होगी। एंड दिस अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉन एज एन एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम एसिम्प्टोटिक कहते हैं कि जो आपका सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है फंक्शन का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। राइट। नाउ वी कैन सी बिग ओ, जिसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं, वर्स्ट केस भी कहते हैं। इसमें हम ये एक सिनेरियो बताते हैं, ये वाला अपर बाउंड। ठीक है। और जो रनिंग टाइम है वो इसके लोअर ही रहता है। अब ये जरा इस डायग्राम को आप जरा फोकस करें तो यहां पे एक डॉटेड लाइन लगी हुई है। ठीक है। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि जो एक्चुअल किसी भी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम होता है ना, वो एक खास ग्रोथ के बाद वो हमें चेक करना चाहिए। शुरू पे देखें, ये जो रेड लाइन थी जो कि बाद में कहीं पे भी मैच ही नहीं कर रही इसके
इंटू एफ ऑफ एन के बॉटम में ही रह रही है। ये शुरू पे ब्लू लाइन से ऊपर थी, फिर एक दफ़ा नीचे गई, फिर एक दफ़ा ऊपर आई, लेकिन उसके बाद ये ऐसी नीचे है कि अब इसने इससे ब्लू लाइन से ऊपर नहीं जाना। बात समझ आई? तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि हमें फंक्शन का कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट तक देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन ज्यादा इनपुट के बाद क्या बिहेव करता है। हो सकता है कम इनपुट्स पे बड़ा अच्छा चल रहा हो, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़े, इनपुट ज्यादा आए, तो आपका जो फंक्शन है, जो आपका एल्गोरिदम है, वो बैठ जाए। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा, बिग ओ में हम जो अपर बाउंड बताते हैं ना, जो वर्स्ट केस बताते हैं, हमारे एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी उस वर्स्ट केस से नीचे ही रहती है, उसको मैच नहीं करती। अगेन रिकॉल माय एग्जांपल, पापा को आपने कहा पापा जी मैक्सिमम 15,000, 15,000 मैक्सिमम, और अगर आपने कहा होता कम से कम 10,000 और फिर आपने 20 ही खर्च करना है, अब्बा जी ने जब कहना ना पुत्र तू तो क्या सी 10,000, तो आपने कहना अबू जी मैंने तो कहा था कम से कम 10,000। सो नेक्स्ट इज बिग थीटा। इसे एग्जैक्ट बाउंड, टाइट बाउंड भी कहते हैं, एवरेज केस भी कहते हैं। आप देखें एक अप्रोप्रिएट फंक्शन ग्रोथ के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो आपका रनिंग टाइम है ये K1 K2 के दरमियान में ही आ रहा है, K1.n K2.n, यानी कि आपने एक बाउंड बता दिया, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इससे ये इससे ज्यादा होगा, मिनिमम से ज्यादा होगा, मैक्सिमम से कम होगा, ये बिग थीटा। थर्ड वन इज बिग ओमेगा। अब ये है आपका बेस्ट केस, हम कहते हैं जी कम अज कम इतना, तो वो कम अज कम से ऊपर ही जाना है उसने। ठीक है, तो इसको हम लोअर बाउंड भी कहते हैं, बेस्ट केस भी कहते हैं, और ये हमारा बड़ा आइडियल केस होता है। अगर चीजें, अगर हालात साजगार हुए, हमारी फेवर में हुए, तब ये बेस्ट केस चलता है। हम जहां पे इफ एंड बट लगाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पे पहुंचना है, हम कहते हैं जी हमने जनाब 45 मिनट्स में पहुंच जाना है। अब उसमें 45 मिनट में पहुंच जाने में कई इफ बट्स होते हैं। क्या? अगर ट्रैफिक ना हुई, अगर इशारे सारे खुले मिले, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ। जब आप लेट हो जाते हो, फिर नेक्स्ट पार्टी पूछती है, तो आप कहते हो यू नो बट देयर वाज, यू नो के इशारे लगे हुए थे, देयर वाज सम ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, और ट्रैफिक जैम था। ठीक है जी, तो इसलिए इसको बेस्ट केस कहते हैं कि सारे हालात साजगार हैं, आइडियल केस, आइडियल एनवायरनमेंट। सो ये तीन क्यों है? वी एज वी नाउ दैट बिग ओमेगा इज फॉर द बेस्ट केस, बिग ओ इज फॉर द वर्स्ट केस, while बिग थीटा इज फॉर द एवरेज केस. नाउ वी विल फाइंड आउट द एवरेज, वर्स्ट एंड बेस्ट केस ऑफ द लीनियर सर्च एल्गोरिदम फॉर अरे ऑफ लेंथ। तीन इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम जिसमें चाहें अगले बंदे को आंसर कर दें। लेकिन मैं फिर आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में होती है कि वर्स्ट केस क्या है, ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंकजेट प्रिंटर की और लेजर प्रिंटर की एग्जांपल दी। अगर आप अपने 2 साल का एक्सपेंडिचर निकालो दोनों टाइप के प्रिंटर्स का, तो लेजर प्रिंटर आपने 10,000 का लिया था। ठीक है, अब वो 2 साल यूज हुआ, आपकी बड़ा हैवी यूजेज था, और 2 साल में टोटल आपका जो है वो 10,000 प्लस जो एक्सपेंस आया वो 25,000 हो रहा है, 35,000 आपका टोटल लगा 2 सालों में। अगर आप उसी प्रिंटर के साथ चलते हो इंकजेट के साथ, तो वो तो आपका 2 सालों में 75,000 से भी काम नहीं चलना जितना उसका एक्सपेंस है। ठीक है, सो नाउ एज पर योर क्वेश्चन, जैसे आपने कहा था कि सर इसका कंप्यूटर में क्या एग्जांपल होगी, तो ये आप देखें लीनियर सर्च एक आपका एल्गोरिदम है। लीनियर सर्च में आपको बता दूं, बिकॉज शायद आपको इसका आइडिया ना हो, अरे हमारे पास अरे में मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, आपको पता है, सेम डाटा टाइप की। ठीक है जी, उनमें से हमने कोई अपनी डिजायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो ये हमारे इस कोर्स में हम बेशुमार सर्चिंग एल्गोरिदम देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको लीनियर सर्च बता रहा हूं ना,
इस कोर्स में आपके कई एक सर्च एल्गोरिदम्स हैं। जैसे आप ये देखें, यहाँ पर आपको कुछ एल्गोरिदम नज़र आएंगे, उसने शायद नाम ना लिखे हो, लेकिन ये देखें, ये एरो के नीचे ये सर्चिंग एन अनसॉर्टेड अरे, बाइनरी सर्च फॉर सॉर्टेड अरे, तो ये आपके कई एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। फिर सर्चिंग के अलावा आपके सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी आते हैं, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बताए होंगे। ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम की भी कहीं ना कहीं बात होगी। तो हम जो डिफरेंट हमारे पास सर्च एल्गोरिदम है, हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका बाकी एल्गोरिदम के साथ कौन अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। और फिर सर्च एल्गोरिदम नहीं बल्कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी, बल्कि और डिफरेंट टाइप के एल्गोरिदम भी हम एनालाइज करते हैं। ठीक है जी। तो अभी हम सिर्फ इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लीनियर सर्च एल्गोरिदम देखने लगे हैं। ये जरा देखिएगा, हमने वैल्यू फाइंड आउट करने थे 33। ठीक है, ये देखें, शुरू से शुरू हुआ, वो हर एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। पहले इंडेक्स पे 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे गया, 33 नहीं मिला, फिर 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 5 गालिबन 6th इंडेक्स के ऊपर जाके उसको 33 मिल गई। ठीक है, अब इस सर्च एल्गोरिदम के हिसाब से ये बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, या फिर आपका जो एवरेज केस है वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। इन द लीनियर सर्च एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द सर्च्ड एलिमेंट ऑन ईच आइट्रेशन। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने ये सारा व्यू भी करवा दिया। सो सपोज इफ द मैच इज फाउंड इन अ फर्स्ट आइट्रेशन, पहले ही आपके इंडेक्स पे जो आपका वो 33 पड़ा हुआ था, अगर पहले ही इंडेक्स पे मिल गया आपको, देन द बेस्ट केस वुड बी बिग ओमेगा 1। ठीक है जी। बट इफ द एलिमेंट मैचेस विद द लास्ट एलिमेंट दैट इज nth एलिमेंट ऑफ द अरे, देन द वर्स्ट केस वुड बी बिग ओ एन। राइट, ठीक है जी। द एवरेज केस इज द मिड ऑफ द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस, सो इट बिकम्स बिग थीटा n over 2। ठीक है, द कांस्टेंट टर्म्स कैन बी इग्नोर्ड इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो एवरेज केस वुड बी बिग थीटा n। तो जैसे हमने वो प्रीवियस फंक्शन भी देखा था ना 5n², उसमें भी हम 5 को इग्नोर कर देते होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो n डिवाइडिंग बाई 2 है, हम उसको अब क्या कहेंगे कि इसका एवरेज केस और वर्स्ट केस जो है वो n है, यानी कि बिग थीटा n एंड बिग ओ n। ठीक है जी। सो 3 डिफरेंट एनालिसिस, इस वजह से 3 हम मुख्तलिफ एनालिसिस यूज करते हैं। प्रोवाइड 3 डिफरेंट एनालिसिस प्रोवाइड द प्रॉपर बाउंडिंग बिटवीन द एक्चुअल फंक्शन। तो हम उसका बेस्ट केस भी देख लेते हैं, एवरेज केस भी देख लेते हैं, वर्स्ट केस भी देख लेते हैं, सो दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्स। ठीक है, फिर अगेन मैं आपको उसी पे ले जाता हूं, ट्रिप का एक्सपेंस। आप कहते हो कि जी, अबू जी कहते हैं, आप कहते हो जी अब्बा जी, अगर तो कोई हमें बाहर से खाना ना खाना पड़ा, ठीक है, हमें भूख भी लग सकती है, कुछ और भी कुछ खाने को दिल कर सकता है, अगर हमने कोई परचेजिंग ना की फिर तो 10,000 एक्सपेंस होगा, अगर कुछ खा पी लिया तो फिर 12-14 हो सकता है, कुछ परचेज कर लिया। ठीक है, तो आप कहते हो जी अल्टीमेटली मैक्सिमम 15,000 एक्सपेंस है, कम अज़ कम 10,000 है। तो इसमें तीनों बाउंड आ जाते हैं। बेस्ट केस बिग ओमेगा वो क्या है जी 10,000, बिग ओ वो क्या है जी 15,000, और बिग थीटा क्या है 10 और 15 के दरमियान। ठीक है जी। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, जो आपने पूछा था कि हमेशा n स्क्वायर ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। हम अपने फंक्शंस को हमने देखना होता है वो किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है जी, एसिम्प्टोटिक फंक्शंस, देयर आर वेरियस एसिम्प्टोटिक मेथड्स और फंक्शन टू रिप्रेजेंट ग्रोथ रेट। बेशुमार फंक्शंस हैं। n² जो हमने देखा था 5n² + 6n + 12, वो तो एक मैंने फंक्शन डिस्कस किया था, अदरवाइज फंक्शन की टाइप बेशुमार हैं। एक फंक्शन आपकी होती है कांस्टेंट,
ठीक है, जिसमें कोई n इन्वॉल्व होता ही नहीं है, जिसमें इनपुट इन्वॉल्व नहीं होती। फिर एक है लॉगरिथमिक, लॉग ऑफ n, एक है लीनियर n, एक है क्वाड्रेटिक n स्क्वायर, एक है क्यूबिक n क्यूब, एक है एक्सपोनेंशियल n का फैक्टोरियल वगैरह, 2 पावर n वगैरह। और थोड़ा सा आपको ये बता दूं, बल्कि आई शुड ऐड वन अनदर फंक्शन बिटवीन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, ये है n log n, ठीक है। लेकिन सम टाइम इसको लीनियर ही कह दिया जाता है, लेकिन ये भी बहरहाल एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है n log n, ठीक है। तो ये आपके यू कैन से कि ये आपके बड़े मोटे मोटे फंक्शन यहाँ पे बता दिए। इसके अलावा भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई हमारे पास सिनेरियो बन सकता है, लेकिन मोस्टली यही है। तो इनको जरा आप जायजा लें। अगर एक स्पेसिफिक, ये आप देखें, अगर इसके वाई एक्सिस पे आपके ये इनपुट्स दिखाई गई हैं, ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, और सॉरी एक्स एक्सिस पे आपकी इनपुट्स दिखाई गई हैं और वाई एक्सिस पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो हमारा था बिग O1, ये तो आपको ये बॉटम पे ये लाइन नजर भी नहीं आ रही, मतलब बिग O1 आपका कांस्टेंट टाइम होता है, ठीक है, जिसको आप अगर सादा सी जुबान में कहें तो आप कह सकते हो विद नो टाइम। जब आप एक स्विच ऑन करते हो लाइट ऑन करने के लिए, तो विद नो टाइम आपका फैन या स्विच, आपका बल्ब आपका ऑन हो जाता है, ठीक है। फिर है बिग O1, बिग O log ऑफ n, ठीक है। बिग O log ऑफ n देखें, बिग O1 से भी ये, बिग O1 से ये जो है वो थोड़ी सी बॉटम पे है, ये आपकी बिग O1 से के साथ ही ऊपर नजर आ रही है बिग O log ऑफ n, ठीक है। इसके ऊपर आपको नजर आ रही है बिग ON, ये जो आपकी जो ना वो इसे कहते हैं लीनियर फंक्शन होते हैं ये। तो इस डायग्राम से एक्चुअली आप सिर्फ ये समझ सकते हो, आपको, तो ये आप देखें इस डायग्राम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा, किस टाइप का जो फंक्शन है वो कितना ज़्यादा रिसोर्सिस को कंज्यूम करता है, ठीक है। आप ये देखें, ये वाला जो फंक्शन है, ये जो आपके वो छत को पहुंच रहे हैं, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ठीक है जी। ये देखें n स्क्वायर, 2 पावर n फैक्टोरियल, ये आपके ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है, ज़्यादा इसमें एग्जीक्यूशन करनी पड़ रही है। और फिर उसके बाद ये बिग ON log ऑफ n, ये वाला, ठीक है। तो जो आपका बिग ON है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इससे हमें ये आइडिया आ रहा है कि कौन सा फंक्शन ज़्यादा, समझ लें कि एफिशिएंट है, कौन सा लेस एफिशिएंट है। अगर हमारे पास कोई ऐसे एल्गोरिदम आ जाएं, दो एल्गोरिदम फर्ज करे आ जाएं, एक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस बिग ON log ऑफ n फंक्शन के अकॉर्डिंग वो रन कर रहा हो, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर एक और फंक्शन है जो कि बिग ON की सूरत में इस तरह से रन कर रहा हो, तो डेफिनेटली हमें पता है कि बिग ON ज़्यादा एफिशिएंट होगा क्योंकि वो कम रिसोर्सेज ले रहा है, ठीक है। इस डायग्राम से हमें ये बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम इन फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या था? बिग O1 represented with big O1, it takes a constant number of steps for performing a given operation, for example 1, 5, 10 or other number, and this count does not depend on the size of the input data. What does it mean कि अगर कोई एक कांस्टेंट ऑपरेशन हो, ठीक है, और वो इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, तो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है जी। इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इनपुट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वो ऐसा कोई ऑपरेशन है, ऐसा फंक्शन है जो कि एक ख़ास वक्त में, 1 सेकंड में, जो भी टाइम उसको आप कह सकते हो, वो परफॉर्म होता है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा।
फिर एक है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक ऐसे फंक्शन हैं जिनकी इनपुट जो है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है, बहुत ही आहिस्ता। ठीक है, बढ़ जरूर रही होती है लेकिन बहुत आहिस्ता बढ़ रही होती है। represented with big O log of n. It takes the order of log of n steps where the base of logarithm is most often 2 for performing a given operation on n elements. ठीक है जी। For example, if n is equal to 1 million, ये बनता है 1 million, an algorithm with the complexity big O log of n would do about 6 steps. तो ये 6 स्टेप लेगा। अगर ये इसी तरह से 20 मिलियन हो जाता है, 30 मिलियन हो जाता है, 1 बिलियन हो जाता है, फिर जाहिर बात है इसके स्टेप बढ़ेंगे, लेकिन वो बड़ा स्लोली बढ़ रहे हैं। बात समझ आई? तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ इनपुट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, ऐसे एल्गोरिथम भी अवेलेबल है। मैं आपको कॉमन सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह से हमने लीनियर सर्च देखा था ना, ठीक है, एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि जिसमें हम सर्च करते हैं, आपके अरे के एलिमेंट्स हैं। हाँ, उसमें यह शर्त होती है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का नाम है, उसमें शर्त ये होती है कि आपका जो अरे है वो आपकी पहले ही सॉर्टेड है, एक ख़ास ऑर्डर में उसके एलिमेंट्स पहले ही ख़ास ऑर्डर में है। फ़र्ज़ करें ये आपकी अरे है 1, उसका 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, फिर 9 पड़ा हुआ है, फिर 20 पड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। फिर 31 पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर 90 पड़ा हुआ है। आपने फाइंड आउट करना है 31। अब ये तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, आप इसको 1 मिलियन एलिमेंट्स पे भी समझ सकते हो। फ़र्ज़ करें ये 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो क्या करेगा वो अरे को बिल्कुल सेंटर में चेक करेगा, चूंकि ये सॉर्टेड है, आपके इंक्रीजिंग एलिमेंट्स हैं या डिक्रीजिंग हैं, बिल्कुल सेंटर से चेक करेगा कि जो एलिमेंट हम फाइंड आउट करने लगे हैं क्या सेंटर पे वही एलिमेंट तो नहीं पड़ा। एक्चुअली हम फाइंड आउट कर रहे हैं 31, ठीक है। अब 31 इस सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ, वो 31 जो है ये 20 एलिमेंट से छोटा है कि बड़ा? 31 20 से बड़ा है, ठीक है जी। 31 एलिमेंट 20 से बड़ा है, सो दैट दिस एलिमेंट विल बी एट द राइट पोर्शन ऑफ द अरे, सो दैट यू कैन निग्लेक्ट दिस लेफ्ट पोर्शन। और अगर ये अरे 1 मिलियन एलिमेंट्स की है, आप सेंटर पे देखते हो तो आपके एकदम से 5 लाख एलिमेंट्स तो आपने छोड़ दिए ना। फिर राइट साइड पे आप जाते हो, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर से मैच करते हो, फिर वो एलिमेंट देखते हो अगर छोटा है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पे एक और एलिमेंट पड़ा हुआ था 23 और सेंटर बन रहा है 23, ठीक है, 23 सेंटर बन रहा है, यहाँ पे आता है तो 31 फिर बड़ा, फिर ये राइट साइड पे जाएगा। फिर अगर ये पहुँचता है सेंटर में, वो 90 एलिमेंट है, तो 90 से 31 छोटा है, फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इस तरह से कर क्या रहा है, वो आपकी पूरी अरे को हर आइट्रेशन में 50% छोड़ रहा है। अगर 10 मिलियन आपकी अरे का साइज था या 1 मिलियन साइज था, तो 1 मिलियन की अगर एग्जांपल ले लें तो वो जनाब 5 लाख एक दफ़ा छोड़ देगा, अगली आइट्रेशन में वो 2.5 लाख छोड़ देगा, अगली आइट्रेशन में 1,25,000 छोड़ देगा, और इस तरह से करते करते वो कहाँ पे 1 मिलियन 10 लाख दफ़ा चेक करना, अगर आप उसको लीनियर सर्च के साथ कंपेयर करो, कहाँ पे उसको इस तरह से चेक करना कि एक आइट्रेशन में 5 लाख उसकी आइटम्स वो आप निगलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरह के जो एल्गोरिदम हैं वो लॉगरिथमिक फैशन में वर्क कर रहे होते हैं, जिनकी नंबर ऑफ इनपुट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बड़े कम स्टेप्स में वो अपना रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं लीनियर। जैसे आपका ये लीनियर सर्च था, जितने आपके एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे उतना ही वो टाइम कंज्यूम होता चला जाएगा। represented with big O n, it takes nearly the same amount of steps as the number of elements for performing an operation of n elements, ठीक है जी।
For example, if we have 1000 elements, it take about 1000 steps. Number of elements and the number of steps could be linearly dependent. For example, the number of steps for n elements can be n over 2 or 3 into n. तो इसको हम अल्टीमेटली n ही कहेंगे. इसमें जो साथ वो आपका मतलब कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, उसको आप इग्नोर कर दोगे. नेक्स्ट इज बिग ओ एन लॉग ऑफ एन. ये भी सम टाइम लीनियर ही कहलाता है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर से ज्यादा है. ठीक है जी. इट टेक्स एन लॉग ऑफ एन स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग अ गिवन ऑपरेशन ऑफ एन एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 1000 एलिमेंट्स, इट विल टेक अबाउट 3000. ठीक है जी. फिर आ गया क्वाड्रेटिक, जो कि एन स्क्वायर के फैशन में रन करता है. Represented with big O n square, it takes the order of n square number of steps, where the n is the size of the input data for performing a given operation. तो आमतौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको अगर समझना चाहो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम्स में हर वो एल्गोरिदम जिसमें एक फॉर लूप लगा हुआ है, मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, और ये आपका आउटर फॉर लूप है, इसके अंदर फिर एक और फॉर लूप लगा हुआ है. ठीक है. तो ये जो आपके नेस्टेड फॉर लूप है वो एन स्क्वायर फैशन में चल रहे होते हैं. किस तरह से? अगर आपका आउटर फॉर लूप 20 टाइम्स चलना है और इनर फॉर लूप आपका 10 टाइम्स चलना था, तो एक्चुअली यहां पर ये जो इनर फॉर लूप में स्टेटमेंट होगी ना, यहां पे कोई आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इन टोटल 200 टाइम्स चलेगी. कैसे? ये 10 दफा चली, फिर इसका एक आइट्रेशन बढ़ी, फिर ये 10 दफा चली, फिर एक आइट्रेशन बढ़ी, फिर इनर 10 दफा चली. तो ये 10 दफा आउटर लूप की हर आइट्रेशन पे 10 दफा चलेगी. 10 दफा पहली आइट्रेशन पे, 10 दफा दूसरी आइट्रेशन पे. आप इसको कैलकुलेट करो तो 10 into 20 आइट्रेशंस बनती हैं. तो इस तरह के जो एल्गोरिदम हैं वो आपके क्वाड्रेटिक होते हैं एन स्क्वायर फैशन में. फॉर एग्जाम्पल, इफ n इज इक्वल टू 100, इट टेक्स अबाउट 10,000 स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल, n एलिमेंट्स, द स्टेप्स कैन बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 into n स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2. तो ये इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो एन स्क्वायर ही आएगी. डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 3, इसको हम इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट इज क्यूबिक, रिप्रेजेंटेड विद एन क्यूब, बिग ओ एन क्यूब. इसको हम इग्नोर क्यों करते हैं? आपको याद है प्रीवियसली अभी हमने ये डिस्कस किया था कि हम फंक्शन का ग्रोथ रेट देखते हैं और फंक्शन को एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा इनपुट्स के ऊपर हम एनालाइज करते हैं. जब इनपुट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, उस वक़्त सिग्निफिकेंस एन स्क्वायर की ही बचेगी. उसको 2 पे डिवाइड करने से कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से इस तरह से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना. जो आपका अल्टीमेट जो सिग्निफिकेंस है वो एन स्क्वायर का आना है, निकलना है. ये उसमें रीज़न है. नेक्स्ट फंक्शन टाइप इज़ क्यूबिक. इसको बिग ओ एन क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं. इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ एन क्यूब स्टेप्स वेयर एन इज द साइज ऑफ द इनपुट डाटा फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑफ एन एलिमेंट. तो जिस तरह से मैंने आपको नेस्टेड लूप की बात की थी, एन स्क्वायर अगर 2 लूप हैं नेस्टेड, फिर एन स्क्वायर अगर 3 लूप हैं, लूप के अंदर लूप, उसके अंदर फिर एक लूप. तो इस तरह का सिनेरियो या इसके अलावा भी कोई सिनेरियो बन सकते हैं जो कि एन क्यूब फैशन में आपके एल्गोरिदम मुकम्मल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 100 एलिमेंट्स, इट टेक्स अबाउट 1 मिलियन स्टेप्स. वैसे नॉर्मली आपको ये बता दूं कि आपके एन क्यूब एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर, मतलब रेयर हैं, ज़रूर रेयर हैं. नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल. अब एक्सपोनेंशियल में कई टाइप्स हो सकती हैं. बिग ओ एन 2 पावर एन, बिग ओ एन फैक्टोरियल, बिग ओ एन पावर के. इसके अलावा भी कोई और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन हो सकते हैं. इट टेक्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच इज़ विद एन एक्सपोनेंशियल
डिपेंडेबिलिटी विद द साइज ऑफ द इनपुट डाटा। एक्सपोनेंशियल कहते हैं जो कि अब्रप्टली जो इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 10 द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 पावर n हैज़ द वैल्यू ऑफ 1024। if n is equal to 20 it has a value of this, n is equal to 100 it has the value of this with 31 digits, ठीक है जी। तो ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन n फैक्टोरियल ग्रोज इवन फास्टर। फॉर n is equal to 5 it has a value of 120, n is equal to 10 it has a value of this, n is equal to 10 के साथ ये वैल्यू थी कोई 36 लाख, क्या बनता है ये 36,28,800। फिर n इज इक्वल टू 20 के साथ वैल्यू देखें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है जी। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे। अगर आप इसको थोड़ा सा हम अगर इसको समराइज़ करें तो हमने एक तो आज ये देखा कि डिफरेंट हमारे जो एक प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर उन सॉल्यूशंस को हमने कंपेयर करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को, कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा लेस इफेक्टिव, ठीक है जी। तो उस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन का सहारा लेते हैं और हम 3 नोटेशंस का सहारा लेते हैं जिनकी मदद से हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस की सूरत में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बताते हैं। और जो फंक्शंस हैं वो आपके हमने देखे कांस्टेंट है, लीनियर है, लॉगरिथमिक है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है। तो ये सारा कुछ, और ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली समझना ज़रूरी है और इसी के बेस पे आपका सारा कोर्स चलेगा। ये हम ये समझ लें कि टूल सिखा दिए हैं, अब इन टूल को यूज़ करते हुए और अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए हमने मल्टीपल एल्गोरिदम्स का जायज़ा लेना है, एनालिसिस किया करना है कि कौन सा एल्गोरिदम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी रखता है। सो दैट इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।